स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सेक्शन 2 से कर लेते हैं। सेक्शन 2 को रिपील कर दिया गया है। कब रिपील किया है? 1938 में रिपील किया है। ये उत्तराखंड में प्री में आ गया था। ठीक है, अब हम सेक्शन 3 पर चलते हैं। सेक्शन 3 का हेडिंग है इंटरप्रिटेशन क्लोज। ठीक है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जिन वर्ड्स के मीनिंग बताए गए हैं, डिफाइन किया गया है। तो टोटल इसमें 10 वर्ड्स थे। ठीक है, लेकिन न्यू वर्ड्स इंसर्ट किए गए हैं वो टोटल कितने हैं? 9 हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 9 वर्ड नए इंसर्ट किए गए हैं वो कब किए गए हैं? आईटी एक्ट 2000 से इंसर्ट किए गए हैं। अब आते हैं सबसे पहले कोर्ट इंक्लूड्स। कोर्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो कोर्ट में ऑल जजेज, मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस। तो ये लोग कोर्ट में इंक्लूड हैं। उसके बाद क्या इंक्लूड नहीं है? आर्बिट्रेटर इस कोर्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये प्रीलिमिनरी में आता है। उसके बाद है फैक्ट मीन्स। क्या होता है फैक्ट? हम किसको कहेंगे? फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड। फैक्ट हम बेंथम की डेफिनेशन अगर ले तो बेंथम ने फैक्ट को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहले को कहता है फिजिकल फैक्ट, दूसरे को कहता है साइकोलॉजिकल फैक्ट। ठीक है, अब बेयर एक्ट की डेफिनेशन हम देखते हैं। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय एनी सेंसेस। ठीक है, जो भी थिंग या रिलेशन ऑफ थिंग या स्टेट ऑफ थिंग जो सेंस द्वारा परसीव किया जा सकता है। उसके बाद एनी मेंटल कंडीशन ऑफ एनी पर्सन, इसको साइकोलॉजिकल फैक्ट भी कहा है। उसके बाद आते हैं अगला वर्ड है रेलिवेंट। हम रेलिवेंट किसको कहेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? तो देखो, रेलिवेंट जो वर्ड है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है एविडेंस एक्ट में। ठीक है, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर। एक तथ्य दूसरे से सुसंगत कहा जा सकता है व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद अदर। जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड है। कैसे? इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन में दिए गए प्रोविजन के वे से कनेक्टेड है। ठीक है, रेफर किए गए हैं वैसे कनेक्टेड है। रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। अब ये वे रेफर्ड टू इन द प्रोविजंस का मीनिंग क्या हुआ? ये सेक्शन 6 से लेकर 55 तक दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है फैक्ट इन इश्यू। फैक्ट इन इश्यू आप भी जानते हो। ठीक है, ये बोन ऑफ कंटेंशन होता है, यानी क्या कारण है, जो भी इश्यू अराइज हुआ है उसका क्या रीजन है, झगड़े का क्या कारण है। ठीक है, एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाई इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, या तो खुद या फिर किसी दूसरे फैक्ट के कनेक्शन में। द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंड टू एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी। ठीक है, किसी भी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी मतलब ये कहाँ तक है, उसके किस नेचर में है, और उनके एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में असर्टेड या डिनाइड किया जाता है। ठीक है, इनके बारे में असर्टेड और डिनाइड किया जाता है, तब क्या अराइज होता है? फैक्ट इन इश्यू। ठीक है, इन एनी सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरी फॉलो। सूट का मतलब जो क्रिमिनल मैटर होते हैं, प्रोसीडिंग्स मतलब जो सिविल मैटर होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, इसमें इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। ये मैंने इसमें लिखा नहीं है क्योंकि बेयर एक्ट को साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, बेयर एक्ट पढ़ लेना। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट इट मीन्स, डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या होता है? एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सबस्टेंस। ठीक है, किसी भी सबस्टेंस पे एक्सप्रेस किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है बाई मीन्स ऑफ लेटर, फिगर, मार्क्स बाई मोर देन वन। मीन्स या किसी में से, इनमें से लेटर, फिगर, मार्क्स या इनसे एक से भी या ज़्यादा से भी। ठीक है, किसी भी सबस्टेंस में कुछ भी लिखा गया है, एक्सप्रेस किया गया है, किस इंटेंशन से? इंटेंशन टू बी यूज्ड
और विच मे बी यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर। मैटर को रिकॉर्ड करने के पर्पज से लिखा गया है, तब उसे कहेंगे डॉक्यूमेंट। और जो डॉक्यूमेंट की दूसरी डेफिनेशन जो दे रखी है वो कहाँ दे रखी है, सेक्शन 29 आईपीसी में। अब ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये आप बेयर एक्ट में भी देख लेना, यहाँ पर इसके लिख रखे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एविडेंस। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड all statement which the court permit or requires to be made before it by witness। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट विटनेस द्वारा कोर्ट ने परमिट कर दी हैं या कोर्ट को रिक्वायर हैं, वो क्या कहेंगे, उसको हम एविडेंस कहेंगे, ठीक है। इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। इसको हम ओरल एविडेंस कहते हैं। कोई भी विटनेस कोई स्टेटमेंट देता है कोर्ट में, तो कोर्ट उसको परमिट करता है तब देगा ना, या कोर्ट को ज़रूरत है कि कोई आके बताए, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ओरल एविडेंस। ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड बिफोर इंस्पेक्शन, फॉर इंस्पेक्शन, किस चीज़ के लिए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाते हैं, इंस्पेक्शन के लिए, बिफोर द कोर्ट, ठीक है। ऐसे डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस होते हैं उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्रेस रूप से 2 काइंड्स ऑफ एविडेंस बताई हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, और बाकी आगे तो काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट कई तरह के होते हैं, ठीक है। फिर वर्ड है प्रूव्ड। ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट। कोर्ट के सामने जो भी मैटर है उसको कंसीडर करने के बाद कोर्ट ईदर बिलीव्स इट टू एग्जिट, ये बिलीव करता है कि एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, और कंसीडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, और ये कंसीडर करता है कि इतनी प्रोबेबिलिटी है दैट प्रूडेंट मैन ओट एक्ट अपॉन सपोजिशन दैट इट एग्जिस्टेंस, ठीक है, अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पार्टिकुलर केस, कि वैसा पार्टिकुलर को केस यदि किसी पर्सन के सामने लाया जाता है तो वो पर्सन क्या समझता है कि एग्जिस्टेंस में है। कोर्ट ने मैटर को देखा तो क्या सोचा उसने, एग्जिस्टेंस में है, और यदि वैसा ही मैटर कोई भी प्रूडेंट पर्सन देखेगा तो वो भी क्या सोचेगा कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्टेंस में है, तब क्या कहेंगे, प्रूव्ड फैक्ट कहेंगे, प्रूव्ड, ठीक है। फिर डिसप्रूव्ड में मैटर सामने आता है, कोर्ट उसको कंसीडर करता है, उस कोर्ट को लगता है कि एग्जिस्टेंस में नहीं है, और वैसा ही मैटर प्रूडेंट पर्सन के सामने आता है और वो भी ये समझता है कि ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसी सपोजिशन पे काम करेगा, तो वो कहेंगे डिसप्रूव्ड, ठीक है। फिर उसके बाद नॉट प्रूव्ड, ये फैक्ट नॉट टू बी प्रूव्ड, नीदर प्रूव्ड नोर डिसप्रूव्ड, ये इन दोनों में नहीं आता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया में टेरिटरी ऑफ इंडिया पूरी आएगी। फिर नए एक्सप्रेशंस कब जोड़े गए हैं, ये 2000 में जोड़े गए हैं, ये 17 अक्टूबर 2000, ये कमेंसमेंट डेट हमें याद रखनी है, ठीक है। और जो नए ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है ना, इसकी जगह पहले क्या था, इलेक्ट्रॉनिक की जगह है डिजिटल सिग्नेचर, तो उसको सब्स्टिट्यूट करके ये कर दिया है। ये कब किया था, ये 27/10/2009 को ये कमेंसमेंट में आया था, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे टेप रिकॉर्ड। टेप रिकॉर्ड क्या एविडेंस है, इसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं सेक्शन 3 में। एफिडेविट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एविडेंस में, और इनको रीड विद सेक्शन 19 सीपीसी किया जाता है, सेक्शन 295 से लेकर 297 सीआरपीसी तक किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओमनिबस में ये इसका मीनिंग क्या होता है, फॉल्स इन वन थिंग, फॉल्स इन एवरीथिंग, ये इंग्लिश रूल है, भारत में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और प्रिलिमिनरी के लिए इतना ही है, और मेंस के लिए पूरा एक शॉर्ट नोट देख लेना, ठीक है। केस का नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें पता हो एक्सप्लेन कैसे करें इसको। फिर उसके बाद अप्लाई, देखो आपको भी पता है कि जुडिशरी की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उस पर अप्लाई होता है,
और अदरवाइज़ नहीं होता है। तो लेकिन कुछ प्रीलिमिनरी में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं जिन पे अप्लाई होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो जो जुडिशियल इंक्वायरीज होती है ना, उन पे तो अप्लाई होता है। एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंक्वायरीज होती है उन पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। और ये देखो कई बार प्री में आ जाता है कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग पर एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा। इस पर नहीं होगा क्योंकि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे दिए कि कौन से हैं कौन से नहीं हैं। अब यहीं तक जितने भी पॉइंट्स इस वीडियो में हैं और इससे पिछला जो वीडियो है, अगर ये आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया ना, ईच एंड एवरी पॉइंट प्रीलिमिनरी के हिसाब से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और मेंस के हिसाब से डायरेक्ट कंप्लीट हो गया है। डिफरेंसेस आप खुद इसमें लिख कर देखो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रेलिवेंट एंड फैक्ट इन इशू, डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड रेलिवेंट फैक्ट, ठीक है। बाय, जय हिंद, जय भारत।